Hey guys, welcome back to my channel. Ongoing discussion of communicable diseases. Now we have reached to the topic diphtheria. So in this video we will discuss the common communicable disease, that is diphtheria, pertussis, meningococcal meningitis and pneumonia. So total 4 diseases जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, 4 communicable diseases को इसमें. So let's start our video with diphtheria. सो डिजीज डिप्थेरिया जो है ना, इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है ये होता है आपको कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या तो केसेस होगा या फिर कैरियर हो सकता है. सी 95% जो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो होता है कैरियर्स के थ्रू. ओके, सो इसमें आइसबर्ग फेनोमेना देखने को मिलेगा. इसमें कैरियर का जो ट्रांसमिशन है ना वो बहुत ज़्यादा रोल होता है. तो कैरियर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन डिजीज लाइक डिप्थेरिया एंड ऑल्सो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस. मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में भी आपको कैरियर से ही सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन है ना वो ट्रांसमिट होता है. ओके, सो आप देखो इसका इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थेरिया का, तो डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये होता है 2 to 6 days का. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय द एयर ड्रॉपलेट्स, बिकॉज ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज है तो ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होगी. इसका जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है वो होता है 14 to 28 days फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़. तो जब डिजीज़ का ऑनसेट होता है ना उससे 14 to 28 डेट तक ये कम्युनिकेबल होता है. यू हैव टू रिमेंबर कि जब पेशेंट का मोर देन 2 कल्चर पॉजिटिव हो, अगर 2 कल्चर से ज़्यादा अगर पॉजिटिव होता है और दोनों के बीच में एटलीस्ट 24 आवर का डिफरेंस हो, तो इसके लिए डीपीटी कम्बिनेशन वैक्सीन यूज़ किया जाता है. ओके, तो मोर देन 2 कल्चर पॉजिटिव हो एंड दोनों के बीच में 24 आवर का डिफरेंस हो तो उसके लिए हम वैक्सीन देते हैं डीपीटी. बिकॉज ये कभी भी सिंगल नहीं दिया जाता है ना, डिप्थेरिया, परटूसिस और टेटनस का जो वैक्सीन होता है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में दिया जाता है. तो इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.5 ml एंड ये बच्चों को IM एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में देते हैं. एंड इसका जो शेड्यूल है ना वो है 6 मंथ पे 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पर देते हैं 3 डोज. एंड देन 1 DPT बूस्टर जो होता है वो 16 to 24 मंथ पर देते हैं. एंड जो सेकेंड DPT बूस्टर जो होता है वो देते हैं एट द एज ऑफ 5 ईयर. ओके, तो टोटल कितने डोज हो गए? 5 डोज हो गए, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक. और जो थर्ड बूस्टर डोज होता है, फर्स्ट जो बूस्टर डोज होता है वो होता है 16 to 14 मंथ में एंड नेक्स्ट बूस्टर डोज जो होता है वो 5 ईयर के एज पे देते हैं. नाउ सी द इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ द डिप्थेरिया. तो इट्स अ सिक टेस्ट. जो इम्यूनिटी स्टेटस जो होता है ना, इम्यूनिटी स्टेटस टेस्ट ऑफ द डिप्थेरिया. तो डिप्थेरिया को टेस्ट कैसे करते हैं? तो सिक टेस्ट के थ्रू टेस्ट किया जाता है. तो इसमें क्वेश्चन आता है कि सिक टेस्ट से कि कितने तरह के रिजल्ट आते हैं सिक टेस्ट से, क्या उन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन होती है एंड क्या हम उन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं. ओके, तो सिक टेस्ट इज अ टाइप ऑफ इंट्राडर्मल टेस्ट जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को बताता है. इसमें हम 0.2 ml सिक टॉक्सिन जो होता है ना वो देते हैं पेशेंट को एज एन एंटीजन एंड 96 आवर के बाद में उसकी रीडिंग लेते हैं. एंड इस 96 आवर के बाद 4 डिफरेंट रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. ओके, तो 4 डिफरेंट जो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है वो क्या क्या होते हैं? या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका अगर इन्फेक्टेड है तो, या फिर निगेटिव रिजल्ट आएगा. ओके, तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा या फिर स्यूडो पॉजिटिव आएगा या फिर आपको कंबाइंड रिजल्ट आएगा. तो टोटल हो गए 4, पॉजिटिव, निगेटिव, स्यूडो पॉजिटिव एंड कंबाइंड. तो चारों रिजल्ट में से कोई भी आ सकता है. सो इफ पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी? तो पॉजिटिव रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन होती है कि इफ़ आपने किसी बच्चे को सिक टेस्ट अप्लाई किया और पॉजिटिव रिजल्ट आता है तब हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना ससेप्टिबल है डिप्थेरिया के लिए. इट इज़ ससेप्टिबल टू डिप्थेरिया. तो इसका मतलब इसमें डिप्थेरिया हो सकता है तो इसको हम प्रोटेक्शन देते हैं बाय द इमीडिएट इम्यूनाइजेशन. इसमें हम इमीडिएट इम्यूनाइजेशन देते हैं बच्चे को. बट इफ़ ये सिक टेस्ट का रिजल्ट जो है ना वो निगेटिव आता है, मीन्स चाइल्ड इज़ इम्यून टू डिप्थेरिया. अगर निगेटिव, सी ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव है तो ससेप्टिबल है डिप्थेरिया की, उसको डिप्थेरिया डिजीज हो सकता है तो इसलिए उसको क्या करेंगे, जल्दी से इम्यूनाइज कर देंगे जितना जल्दी हो सके. अगर निगेटिव आता है मीन्स उसमें इम्यूनिटी है, डिप्थेरिया के अगेंस्ट में इम्यूनिटी है, तो उसमें मैनेजमेंट में हमको कुछ नहीं करना होता है क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप है. तो इसे डिप्थेरिया तो हो नहीं सकता है तो इसमें कुछ भी मैनेजमेंट की नीड नहीं होती है. बट इफ़ ये रिजल्ट स्यूडो पॉजिटिव आता है
मीन्स फॉल्स पॉजिटिव आता है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि बच्चा जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव टू टॉक्सिन है। वो टॉक्सिन जो हमने दिया सिक टेस्ट में 0.2 ml का, तो उसके लिए वो सेंसिटिव है, बट उसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी है, लेकिन वो टॉक्सिन के अगेंस्ट में सेंसिटिव है, इसलिए उसको स्यूडो पॉजिटिव आया। ओके, सो नो नीड टू मैनेजमेंट, इसमें भी मैनेजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी ऑलरेडी है। ना उसी इफ़ कंबाइंड रिजल्ट आता है, कंबाइंड रिजल्ट का मतलब है इफ़ आप एक आर्म में देखो तो उसमें पॉजिटिव आएगा, एंड दूसरे आर्म में अगर आप देते हो सिक टेस्ट के लिए जो सिक टॉक्सिन जो देते हो, तो वो सिक टॉक्सिन अगर दूसरे आर्म में देते हो तो वहाँ पे अगर निगेटिव आता है, मीन्स एक में पॉजिटिव आया एक आर्म में, दूसरे आर्म में निगेटिव आया, तो मीन्स हाइपर सेंसिटिव है बच्चा, बट एट द सेम टाइम वो ससेप्टिबल भी है, मीन्स वो टॉक्सिन के अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिव है। ओके, बट वो ससेप्टिबल भी है, मीन्स उसमें डिजीज़ भी हो सकता है। तो सी इफ़ आप इसे अगर इम्यूनाइज करोगे, इस कंबाइंड रिजल्ट जो बच्चा देता है इसको, तो आपको क्या होगा, हो सकता है उस बच्चे को जो हाइपर सेंसिटिविटी है, तो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से उसको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है ना, एंड ये ससेप्टिबल भी है। तो अगर इम्यूनाइज नहीं करते हो तो फिर उसे डिप्थीरिया जो है डिजीज़ हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आपके पास डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। अगर देते हो तो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से एनाफाइलैक्टिक शॉक होगा, अगर आप इम्यूनाइज नहीं करते हो तो क्या होगा, उसे डिजीज़ हो जाएगी। सो इसमें हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि हम वैक्सीन को 7 to 10 स्मॉलर डोजेज में ब्रेक कर देते हैं, एंड उसे जो डोज देते हैं ना, जो एक डोज होता है उसका 1/10 मीन्स उसकी डोज कम कर देते हैं 1/10 डोज में, और वो भी कब देते हैं, अल्टरनेट डे, एक एक दिन गैप करके देते हैं, अल्टरनेट डे देते हैं, ताकि उससे जो है ना बीच में एक दिन रिकवरी का भी टाइम मिल जाए। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी एलर्जिक रिएक्शन होगा ना वो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि हमने डोज कम कर दिया, तो डोज कम कर दिया तो एलर्जिक रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और प्लस अल्टरनेट डे देने से ये फ़ायदा हो रहा है ना कि रिकवरी भी बीच बीच में होते चलती है, मीन्स आज आपने डोज दिया कल नहीं दे रहे हो तो फिर उस बीच में रिकवरी हो जाएगी ना उसकी। सो उसको क्या करते हैं, डोज को जो ब्रेक करके एंड देन उसको 1/10 डोज देते हैं 1 अल्टरनेट डे पे। ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ कंबाइंड सिक टेस्ट इज नोन एज डीसेंसिटाइजेशन। जो इसका मैनेजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन। सी आजकल हम इस सिक टेस्ट को उतना प्रीफर नहीं करते हैं, इसको रिप्लेस किया गया है बाय द हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट से। ओके, सी पर्टूसिस को आप देखो तो इट्स आल्सो नोन एज हुपिंग कफ, पर्टूसिस को हुपिंग कफ भी कहते हैं या फिर 100 डे कफ के नाम से जानते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो होता है ब्रोडेटेला पर्टूसिस। ओके, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 डेज। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है इसमें केसेस होते हैं ज़्यादा, इसमें ना तो क्रोनिक कैरियर होते हैं ना ही सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। ओके, तो क्रोनिक कैरियर नहीं होंगे तो सब क्लिनिकल केसेस नहीं होंगे। सो इसमें भी आइसबर्ग फेनोमेना जो है वो उतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैरियर ही नहीं है। सेकेंडरी अटैक रेट जो होता है इसका ये होता है मोर देन 90%, एंड इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है हुपिंग कफ की वो है आपको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में एरिथ्रोमाइसिन। पर्टूसिस की जो वैक्सीन है वो आप डीपीटी के फॉर्म में ही देते हैं, कंबाइंड दी जाती है, तो ये सेम जो देने का जो टाइम है वो सेम होगा 6, 10 एंड 14 वीक पर। और फिर जो बूस्टर देते हैं डीपीटी बूस्टर वो 16 to 24 मंथ में एक देते हैं और दूसरा देते हैं 5 years ऑफ एज पर। ओके, डीपीटी बूस्टर जो सेकेंड डोज होता है वो 5 year ऑफ एज पे पड़ता है। तो ये इंट्रामस्कुलर एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में देते हैं 0.5 ml की डोज में। ना उसी द नेक्स्ट डिजीज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, सो इसको क्रेब्रोस्पाइनल फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ओके, इसकी कई सब टाइप्स होती हैं लाइक A, B, C, 29E, W135, X एंड Y। तो इतने सारे सब टाइप हैं, इसमें जो मोस्ट कॉमन सब टाइप होता है वो होता है आपको ए जो है जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का जो सबसे कॉमन टाइप है वो ए सब टाइप है।
इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप इसका देखो तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 4 डेज का। एंड इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में जो कैरियर होते हैं ना, इसका मोस्टली रोल होता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको डिप्थेरिया के टाइम जब मैं डिस्कस कर रही थी उस टाइम में, कि डिप्थेरिया और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस दोनों का जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ना वो कैरियर से होते हैं। एंड ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो इसका भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही होगा। सो और रेस्पिरेटरी डिजीज जो है ना वो ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स। एंड इसका जो केस फैटेलिटी रेट है, केस फैटेलिटी रेट मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का है मोर देन 80%। ओके, सो इसकी हम अगर ड्रग ऑफ चॉइस देखें तो केसेस में आप ड्रग ऑफ चॉइस में जो दी जाती है वो पेनिसिलिन दी जाती है, अदरवाइज आजकल सिफेलोस्पिरिन भी यूज़ करते हैं। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस, तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस जो कैरियर्स है ना उनको दी जाती है, तो ये होता है आपको रिफेम्पिसिन एंड सेफ्ट्रेक्सोन भी है। ओके, सी कैरियर्स में भी ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना रिफेम्पिसिन ही है। और सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल अटलांटा की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है ना उसके अकॉर्डिंग कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इज रिफेम्पिसिन फॉर। और आप देखो ये जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल अटलांटा की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है ना इसके लिए अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग ड्रग्स बताए गए हैं। तो जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है तो वो लेस देन अगर 1 मंथ के बच्चे हैं अगर उनको देना है तो उसके लिए रिफेम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। मोर देन 1 मंथ के एज पर भी रिफेम्पिसिन ही बेटर है। बट इफ़ आप 15 ईयर से कम एज के बच्चे को देखो तो सेफ्ट्रेक्सोन बेस्ट है। एंड मोर देन 15 ईयर के एज के लिए सेफ्ट्रेक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड रिफेम्पिसिन भी आप तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो इफ़ मोर देन 15 ईयर एज है तो। इस डिजीज से एग्जाम में इंक्यूबेशन पीरियड, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अलावा ड्रग ऑफ चॉइस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस फॉर द कैरियर मोस्टली पूछे जाते हैं। सो नाउ सी ARI मीन्स एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है उसका वैक्सीन है किल्ड सेलुलर फ्रैक्शन में होता है, किल्ड वैक्सीन है। ये बी सब टाइप के लिए नहीं है, कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इसकी जो वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है। एंड लेस देन 2 ईयर्स, अगर कोई लेस देन 2 ईयर के बच्चे हैं तो उसके लिए भी मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का जो वैक्सीन है वो कंट्रा इंडिकेटेड है। नॉट इम्यूनोजेनिक। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो होता है वो अर्ली एडोलसेंट होता है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है जो 10 से 13 ईयर के बच्चे को दी जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो इससे कॉमन मेडिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, निमोनिया कहते हैं। ओके, इसकी जो न्यू IMNCI गाइडलाइन आई है 2017 एंड 18 में RCS प्रोग्राम के तहत, तो उसके हिसाब से कैसे हम पेशेंट को क्लासिफाई करते हैं, कहाँ पे मैनेज करते हैं, क्या एग्जैक्ट मैनेजमेंट होती है, ये लेटेस्ट गाइडलाइन है ना, आपको पता होनी चाहिए। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे पेशेंट को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दीज आर नो निमोनिया, दूसरा है आपको न्यूमोनिया एंड तीसरा है आपको सीवियर निमोनिया। ओके, तो 3 जनरली कैटेगरी में डिवाइड की गई, 3 मेजर कैटेगरी में। सी क्वेश्चन का पैटर्न ना कुछ इस टाइप का होता है कि लाइक अ चाइल्ड केम टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल विद द फॉलोइंग फीचर। उनमें कुछ फीचर्स के बेसिस पे आपको उस बच्चे को क्लासीफाई करने आना चाहिए कि वो आखिर किस कैटेगरी ऑफ द निमोनिया में फिट होंगे। मीन्स निमोनिया की कौन सी कैटेगरी में फिट होंगे, नो निमोनिया में फिट होंगे या फिर निमोनिया में फिट होंगे या फिर सीवियर निमोनिया की कैटेगरी में फिट होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द निमोनिया। तो हम निमोनिया की डायग्नोसिस कब करते हैं, या तो बच्चे में चेस्ट इन ड्राइंग हो, तो निमोनिया कब होगा, जब बच्चे में होगा चेस्ट इन ड्राइंग, या फिर ब्रीदिंग जो फास्ट ब्रीदिंग हो तब हम बच्चे को निमोनिया डायग्नोज करते हैं। और सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर निमोनिया कब क्लासीफाई करते हैं, या तो बेबी में स्ट्राइडर हो और बिल्कुल बेबी काम हो, तो उसमें कोई भी डेंजर साइन हो, अगर तो डेंजर साइन में इनएबिलिटी टू फीड, वोमिटिंग, हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन आ रहे हो या लेथर्जी हो, अनकॉन्शियसनेस हो, ये सारे इंक्लूड होते हैं डेंजर साइन में। ओके, तो डेंजर साइन में क्या क्या होते हैं, इनएबिलिटी टू फीड, वोमिटिंग,
हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन आ रहे हो या लेथर्जी हो, अनकॉन्शियसनेस हो, ये सारे इंक्लूड होते हैं। डेंजर साइन में आपके आगे आपको नोट्स में मिलेगा लिखा हुआ भी। तो इफ़ इनमें से कोई भी डेंजर साइन हो तो सीवियर डिजीज या वेरी सीवियर डिजीज के तरफ पॉइंट करेगा। इफ़ इन बच्चे का ना तो निमोनिया का साइन है ना ही सीवियर निमोनिया का साइन है, उसमें सिर्फ कॉमन कफ एंड कोल्ड का साइन है, तो ऐसे बच्चे को हम नो निमोनिया की कैटेगरी में डालते हैं। नाउ सी द मैनेजमेंट। तो इसके लिए IMNCI की जो कलर कोडिंग को हम फॉलो करते हैं। सो नो निमोनिया को ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं। ओके, इफ़ वो बच्चा निमोनिया का केस है तो उसे येलो कलर से इंडिकेट करते हैं। एंड इफ़ वो सीवियर या वेरी सीवियर डिजीज का केस, वेरी सीवियर निमोनिया का केस है, तो उसे पिंक कलर से इंडिकेट करते हैं। तो इससे हेल्थ वर्कर को समझने में आसानी होती है, बिकॉज वो इतने सारे सिम्टम्स नहीं याद रख सकता है। एज ए डॉक्टर आपको पता है, लेकिन एक हेल्थ वर्कर नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो कलर कोडिंग किया गया है। इफ़ बच्चा ग्रीन कलर में लाई करता है मीन्स नो निमोनिया का केस है, तो इसकी हम होम मैनेजमेंट ही करते हैं। बट इफ़ ये बच्चा येलो कलर में लाई करता है मीन्स उसे निमोनिया है, तो उसकी मैनेजमेंट कहाँ करते हैं? PHC पर होगी। अगर येलो कलर में लाई करेगा तो उसकी मैनेजमेंट PHC पर होगी, MBBS मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। बट इफ़ वो पिंक कलर में फॉल करता है मीन्स वो सीवियर या वेरी सीवियर डिजीज का केस है, तो इसके लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, MD पीडियाट्रिशियन, जो कि आपको मिलेगा CHC पर। ओके, या फिर हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे आपको मिलता है या फिर हायर मेडिकल कॉलेजेस में मिलेगा। तो इसके लिए इमीडिएट रेफरल करते हैं हम CHC पर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर हायर लेवल पर, अगर सीवियर निमोनिया का केस है तो इफ़ एक सिंपल नो निमोनिया का केस है, अब आप देखो नो निमोनिया के केस में, तो अगर आपको नो निमोनिया का केस मिलता है तो उसे हम ग्रीन कलर से तो इंडिकेट करते ही हैं। एंड उसमें बच्चे को देना होता है इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। इसी से हम उस बच्चे का मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि 5 डेज तक देते हैं। एंड इसके अलावा हम सूदिंग करते हैं बच्चे के थ्रोट की विथ एनी सेफ रेमेडी, कोई भी सेफ रेमेडी से। यू हैव टू बी केयरफुल इफ़ बच्चे में कफ दिखती है मोर देन 14 डेज के लिए, 14 डेज से ज़्यादा से अगर बच्चे को कफ है तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ट्यूबरकुलोसिस एसेस करना चाहिए। इसी तरह से इफ़ बच्चे में वीज अगर आपको दिखाई दे, रिकरेंट वीज दिखाई देता है, तो आपको अस्थमा के लिए एसेस करना चाहिए। ऐसे बच्चे का हम फॉलो अप करते हैं, जो नो निमोनिया का केस है, ऐसे बच्चों का फॉलो अप करते हैं 5 डेज, विद इन 5 डेज। नाउ सी, इसको एडवाइस करते हैं थर्मामीटर का व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली PHC। जब भी जो PHC पर रिटर्न होती है तब उनसे थर्मामीटर, उसका मतलब टेम्परेचर भी देखते हैं। नाउ सी, इफ़ चाइल्ड डायग्नोज्ड केस है निमोनिया का येलो कलर में, तो निमोनिया के केस में इन्फेक्शन तो प्रेजेंट होता है। सो वी स्टार्ट विथ ओरल एमॉक्सिसिलिन। ओरली हम एमॉक्सिसिलिन देते हैं इसमें, क्योंकि ये निमोनिया का डायग्नोज्ड केस है। एंड ये भी देते हैं, 5 डेज का कोर्स होता है इसके साथ ही बच्चे को इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर देते हैं 5 डेज के लिए। बच्चे के थ्रोट की सूदिंग करते हैं इसमें भी किसी भी सेफ रेमेडी के थ्रू। एंड इफ़ कफ फॉर मोर देन 14 डेज है तो इसमें भी आपको TB की असेसमेंट करनी ज़रूरी हो जाती है। इफ़ वीज या अस्थमा है, आपको इफ़ वीज है, अगर रिकरेंट वीज है तो आपको अस्थमा एसेस करने की नीड होती है। ओके, तो ऐसे बच्चे का जो फॉलो अप होता है, जो येलो कलर में लाई करते हैं, जो निमोनिया का केस है, तो उसका फॉलो अप हम विद इन 3 डेज करते हैं। एंड इसमें ध्यान रखना है कि इफ़ ये निमोनिया का बच्चा अगर HIV पॉजिटिव है, मीन्स निमोनिया तो है ही, निमोनिया के साथ में इसके HIV पॉजिटिव है, देन इस बच्चे को आपको इमीडिएटली रेफर करना होगा हायर सेंटर्स पे, CHC पे, हॉस्पिटल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। तो इफ़ उसमें चेस्ट इन ड्राइंग भी है एंड इफ़ बेबी को सीवियर या वेरी सीवियर निमोनिया का केस है, तो वो पिंक कलर की कैटेगरी में होगा, तो उसे इमीडिएट आपको रेफर करना है CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बट रेफ़र करने से पहले आपको क्या देना होगा उसे? तो रेफ़र करने से पहले आपको फर्स्ट डोज ऑफ रेफरल एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी हो जाता है। एंड बच्चे में इफ़ कन्वर्जन पड़ रहे हैं, अगर रिमेंबर, अगर बच्चे में कन्वर्जन आ रहा है, हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन है या फिर कन्वर्जन आ रहे हों, तो उस बच्चे को डिज़ेपाम की भी नीड होती है, डिज़ेपाम उसको देना ज़रूरी हो जाता है। सी, आपको बच्चे को ट्रीट करना होगा टू प्रिवेंट द लो शुगर लेवल, जो शुगर लेवल फॉल करता है ना, उससे आपको बच्चे को प्रिवेंट करना होगा। तो आपको
चाइल्ड के बॉडी टेम्परेचर को भी फॉल करने से प्रिवेंट करना होगा। सी इफ़ कोई यंग इन्फेंट मीन्स 0 to 2 मंथ का कोई बेबी है और उसमें सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग या फिर अदर जनरलाइज डेंजर साइन हो, सो जनरलाइज डेंजर साइन में क्या क्या इंक्लूड होंगे, मैंने बताया पहले भी कि कन्वर्जन होगा, नो बॉडी मूवमेंट मीन्स स्ट्राइडर हो गया, काम होगा चाइल्ड, या फिर बच्चा फीड नहीं ले रहा हो, इनएबिलिटी टू फीड, उसको फीवर हो, अगर बच्चे को अगर फीवर हो मोर देन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, या फिर बॉडी टेम्परेचर उसका हो मोर देन 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, या फिर उसमें फास्ट रेस्पिरेटरी रेट हो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 16, ओके 16 होगा, तो उसका फास्ट रेस्पिरेटरी रेट हो मोर देन 16 पर मिनट, तो ऐसे यंग इन्फेंट को भी हम सीवियर या वेरी सीवियर डिजीज के तरीके से ही ट्रीट करेंगे। सो ये है निमोनिया की न्यू कैटेगराइजेशन एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो आपको एग्जाम पर्पज से याद रहनी चाहिए, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss a very important disease that is tuberculosis, okay। तो ट्यूबरकुलोसिस से अप्रॉक्स 40% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो अफेक्टेड है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आप अभी पीएसएम पढ़ रहे हो तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So in the next video we will discuss tuberculosis. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.